क्लास 11 डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर, जिसके अंदर हमें ये सीखना है कि जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं अकाउंट में। सबसे पहली बात है कि डेप्रिसिएशन जो हमारा टर्म है, डेप्रिसिएशन टर्म का मतलब ही होता है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। तो हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स, टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट टेंजिबल की वैल्यू जो डिक्रीज होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और यदि फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल में हमारा डिक्रीज हो वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन सेम टर्म है, बस ये है कि कौन सा एसेट्स कम हो रहा है। फिक्स एसेट्स जैसे हमारा फिक्स एसेट्स टेंजिबल हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, कार हो गया, ये सारे वो एसेट्स हैं जो जो टेंजिबल होते हैं और फिक्स होते हैं। इनकी वैल्यू कम हो तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ऐसे जो हमारा फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल होते हैं, जैसे गुडविल, हमारा गुडविल हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ये सारे होते हैं हमारे। अब एक ही जो फिक्स एसेट्स टेंजिबल की वैल्यू कम होती है, तो ये कम होने के क्या रीजन है, क्यों कम होती है एसेट्स की वैल्यू। वैसे तो पता ही कि हम कोई चीज खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी टाइम के साथ। साथ में यदि किसी एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाए, एक दिन बाद ही हम खरीदे, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, वहां भी डेप्रिसिएशन लगती है। तो अलग अलग रीजन है। जैसे कि एक तो हमारा होता है कि उसको हम किसी चीज को यूज करें, उससे वैल्यू तो यहाँ पे हमारे कुछ कॉजेज है। कौन कौन से ऐसे कॉजेज जो होते हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगती है, ये हमारे थ्योरी के लिए है कि हम कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन को समझे कि भाई कौन कौन से कॉजेज। तो डेप्रिसिएशन के जो कॉज है, पहला तो हमारा हो गया कि जैसे हम बाय कांस्टेंट यूज, जब किसी एसेट को कांस्टेंट यूज करेंगे तो वो पुराना होगा तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो एक इसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, एक ये पहला रीजन हमारा है। फिर इसका पॉइंट वियर एंड टीयर है, कहीं यहाँ पे है बाय कांस्टेंट यूज, तो ये रीजन है एक तो डेप्रिसिएशन लगने का। दूसरा होता है हमारा कि बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। आप यूज ना भी करो, कोई एसेट खरीद के रख लो, आप उसको यूज ना करो तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये हमारा हो गया एक्सपायरी ऑफ टाइम। तीसरा जो हमारा रीजन है वो है बाय ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस हो गया ना, ऑब्सोलेंस। तीसरा हमारा रीजन हो गया ऑब्सोलेंस की वजह से। ये ऑब्सोलेंस जो हमारा होता है कि जैसे हमारा कभी टाइम ये हो गया कि भाई एक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, किसी एक चीज के बदले में नया चीज आ गया जो उस पहले वाले से टेक्नोलॉजी में बेटर है, तो पहले वाले की वैल्यू वैसे ही डाउन हो जाती है, वो मार्केट में से खत्म हो जाता है, तो मार्केट से चला जाता है। क्योंकि नए नए इन्वेंशन चलते रहते हैं, नए नए इन्वेंशन की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जैसे हमारा फोन में ही ले लो, जैसे कि एंड्रॉइड ही है 1 2 3 4, या आईफोन का 1 2 3 4, तो जैसे अगला आता है तो पिछले वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। तो ये भी एक रीजन है डेप्रिसिएशन का। अगला जो हमारा रीजन है डेप्रिसिएशन का वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से क्योंकि कोई भी एसेट्स हमारा डैमेज होता है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। उसके बाद है हमारा डिप्लेशन, बाय डिप्लेशन। जैसे हमारा हो गया कि जैसे हमारा कोई डिप्लेशन का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो धीरे धीरे खत्म होते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो धीरे धीरे खत्म होते हैं, मतलब उनको हम यूज करते रहे और खत्म होते रहते हैं। हमारे पास कार है, उसको यूज करने से खत्म नहीं होता है, पुराना होता है। बट कुछ एसेट्स हैं जो टाइम के साथ खत्म होते जाते हैं। जितने भी हमारे कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वाले चीजें हैं, जैसे कि हमारा हो गया, जिनको हम बोलते हैं, ये अप्लाई होता है वेस्टिंग एसेट्स पे। वेस्टिंग एसेट्स वो है जो यूज के साथ साथ खत्म होते जाते हैं। जैसे कोई भी माइंस है,
चाहे कोल माइंस हो गया या ऑयल वेल हो गया, जहां से हम यदि ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोयला निकालेंगे तो धीरे धीरे वो हमारा खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन। मतलब डिप्लेशन भी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन ही है, बस ये वेस्टिंग एसेट्स पे अप्लाई होता है। तो एक तो रीजन हमारा ये भी हो गया, और एक रीजन नॉर्मल हो सकता है हमारा कि यदि किसी एसेट्स का मार्केट प्राइस ही फॉल हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ सिक्स, जैसे कि हमारा हो गया कि मार्केट प्राइस फॉल हो, बाय फॉल ऑफ मार्केट प्राइस, यदि मार्केट प्राइस फॉल हुआ एसेट्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज हो गई, तो ये भी हमारा एक डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आता है। वैसे ही मान लो कि आप यदि कोई कोई आपने लीगल राइट ले रखा है जो कोई आपका एसेट्स नहीं है, और आप उस पर लीगल राइट लेके यूज कर रहे हो, अब आपका लीगल राइट खत्म हो गया तो अपने आप उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब आपके लिए उसकी वैल्यू जो हो, मैंने 1 लाख में कोई लीगल राइट खरीदा हुआ है, 1 लाख में कोई या मुझे कोई लीगल राइट मिला हुआ है, आप वो लीगल राइट का टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो हमारा एसेट्स अपने आप हमारा जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। तो मैं ये हमारा है रीजंस जिसके वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। वैसे डेप्रिसिएशन जैसे सिमिलर टर्म्स हो गया हमारा ये डिप्लेशन भी, एंड ऑब्सोलेंस भी हो गया, एंड एक अमोर्टाइजेशन भी होता है जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। तो ये सारे कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन के जिसकी वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है। मेनली यदि हम बात करें डेप्रिसिएशन में फिक्स एसेट्स टेंजिबल पे, तो ये तो कांस्टेंट यूज हो गया, एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गया, उसके बाद में हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद फॉल ऑफ मार्केट प्राइस हो गया, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट ये हो गया, हमारा ऑब्सोलेंस हो गया। ये सारे पॉइंट्स है डेप्रिसिएशन के। हमें मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बना रखा है जिसमें है क्वेश्चन में कि टाटा लिमिटेड टाटा लिमिटेड परचेज किया है उसने मशीनरी, एक पहला मशीन खरीदा है उसने 1 अगस्त 2015 को 90,000 का। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2016 अनदर मशीनरी परचेज फॉर ₹40,000, ये हो गया मशीनरी 2। उसके बाद लिखा है कि ऑन 30 जून 2017 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015 फॉर 58,000। फिर 30 जून 2017 को इसने M1 को बेच दिया, और फिर उसी डेट पे इसने एक नया मशीन M3 खरीद लिया 1,10,000 का। डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें, हमारे अभी दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड सीख रहे हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि depreciation is provided at 20% per annum on the original cost method। original cost SLM straight line method सेम बात है। इसके तीन नाम है, पहला नाम तो हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा हो गया हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 years। इसको करने के लिए ना ये थोड़ा सा वर्किंग नोट करने से हमें बहुत आसान हो जाता है कि पहले हम एक बार डिटेल लिख लें कि M1 90,000 का खरीदा कब है और बेचा कब है। तो हमने 90,000 इसको खरीदा है हमने 1 अगस्त 2015 को, और इसको हमने बेचा है 30 जून 2017 को। खरीदा था 90,000 में और बेचा है 58 में। M2 को हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2016 में, अभी इसको बेचा नहीं है। एंड M3 को खरीदा है 30 जून 2017 को, जिस डेट को हमने M1 को बेचा था उसको भी अभी हमने, M3 को भी अभी हमने नहीं बेचा है। चलो अकाउंट बनाते हैं। हम पहले पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट करके फिर अकाउंट बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट ही बनाता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि बिना वर्किंग नोट के भी हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारा हो जाना चाहिए। तो बनाते हैं मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जो नॉर्मल किसी भी लेजर का फॉर्मेट होता है वही हमारा इसका फॉर्मेट रहेगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, ये हमारा हो गया डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। थोड़ा एक जर्नल का कंसेप्ट याद रखना जरूरी है
जो हमने सीखा हुआ है जनरल में कि कोई भी एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो मशीनरी भी एक एसेट्स है, जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, मतलब ये वाला साइड जो है वो मशीनरी का इंक्रीज वाला साइड है और ये वाला साइड हमारा मशीनरी का डिक्रीज वाला साइड है। तो मशीन इंक्रीज कब होगा? जब हम खरीदेंगे, एप्रिसिएशन तो लगना नहीं है। तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज कब होगी? जब हम कोई मशीन खरीदेंगे। और डिक्रीज कब होगा? जब या तो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा हो या हम उसको बेच रहे हो। तो इंक्रीज होने का एक रीजन है खरीदना, या डिक्रीज होने का दो रीजन है, या तो आप बेच रहे हो या डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। अब यहाँ पे इससे क्लियर हो रहा है कि हम खरीदने की एंट्री इधर करेंगे, क्योंकि खरीदने से मशीनरी इंक्रीज होता है, और बेचने की और डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ करेंगे। स्टार्ट हमें करना है सबसे पहले M1 को देखना है। M1 हमने कब खरीदा है? 1 अगस्त 2015 को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ लेना हमें 1 अगस्त 2015। यहाँ पे हमने सबसे पहले मशीनरी 1 खरीदा है, तो टू बैंक, यहाँ आ गया हमारा मशीनरी 1। क्वेश्चन करते टाइम एक ध्यान रखना है कि हमारी एक रेगुलर रूटीन है, ये वर्ड को याद रखना है कि हमारा एक रेगुलर रूटीन है कि हर एक 31 मार्च को हमें डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है। और जब बेचेंगे तब लगानी है। तो 31 मार्च का तो कंपलसरी है, हमारा रूटीन है। चलो सबसे पहले तो हमने जो पहला मशीन खरीदा वो लिखा। हमेशा क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है, सबसे पहला मशीन जो खरीदा उसका डेट डाल के टू बैंक करके हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। वो हमने खरीदी है 90,000। उसके बाद पहले मशीन के खरीदने की एंट्री करने के बाद सीधा आ जाओ पहले 31 मार्च पे, क्योंकि हमारा 31 मार्च रूटीन है। तो सबसे पहला जो इसके बाद 31 मार्च आएगा, ये हमारा 2015 है। तो पहला हमारा 31 मार्च जो आएगा वो आएगा 31 मार्च 2016। अब मैंने बोला ये हमारा एवरी ईयर का रूटीन है कि 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ओके, हम यहाँ पे लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें जो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो पता होना चाहिए, अभी हम M1 पे लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मशीन हमारी कितने की है, 90,000 की। इस पे रेट है 10%, तो इंटू 10/100। एंड किसी भी एसेट पे जब पहली बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो हमें उसमें मंथ्स भी देखना होता है। फिर दूसरी बार अगर नेक्स्ट ईयर फिर लगाएंगे हम M1 पे, तो वहां हम उसका मंथ्स वगैरह देखने नहीं जाएंगे, फुल ईयर का लगा देंगे। बट ये भी फर्स्ट टाइम लग रहा है इस पे, तो हमें मंथ्स देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे, इसको हमने खरीदा है अगस्त में, तो अगस्त फर्स्ट है तो अगस्त को भी काउंट करो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना इंटू 8/12। ये हमारा M1 का पहला डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये जो हमारा M1 का पहला डेप्रिसिएशन है, हम इसको लिखेंगे और इसके बाद हम दूसरा लिखते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये हम निकालेंगे, ये हमारा हो गया 9,000 और 90,000 का 10% हो गया 9,000। ये हो गया हमारा 2/4, 2/3 हो गया, 2/3। तो 9,000 इंटू 2/3 तो 6,000। ये हमारा पहला डेप्रिसिएशन। इस पे हमारा रेट कितना है, 10 या 20% है? अच्छा 20% है, इसको 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन में 20 लिखा हुआ, 20/100 है। तो ठीक है, तो ये हमारा पहला डेप्रिसिएशन हो गया 12,000। 12,000 उसके बाद इसी डेट को हमें करना होता है कि M1 पे लगा दिया। फिर हम देखेंगे कि हमारे इस डेट पे और कोई एसेट्स है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि 31 मार्च 2016 जो हमारा पहला डेप्रिसिएशन का डेट है, वहां पे हमारे पास M1 है, और M2 हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2016 को, जो 31 मार्च के बाद आएगा। तो हमें सिर्फ इसी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये जो हमारा रूटीन वर्क है डेप्रिसिएशन, इस डेट पे हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना है और बैलेंस कैरी डाउन भी करना है। तो सेम डेट पे हमें यहाँ पे करना होता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के लिए ये हमारे टोटल जो है 90,000 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल 90,000। 90,000 से 12,000 माइनस करेंगे, ये हमारा आ गया 78,000। ये हमारा आ गया बैलेंस कैरेट डाउन। जो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन का डेट होता है उसके एक दिन बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2016, ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन का डेट होता है। वो बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000।
अब हम तब तक ये रूटीन वर्क करते रहेंगे जब तक कि कोई बिक ना रहा। तो हमारा नेक्स्ट रूटीन वर्क हमारा आएगा 31 मार्च 2000, क्योंकि जो बिका भी है वो हमने बेचा है 30 जून 2017 को, उससे पहले 31 मार्च 2017 आएगा जहां पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का डेट आ गया हमारा 31 मार्च 2017। जब भी हम मार्च में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये जरूर चेक करेंगे कि उस डेट को हमारे पास कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल है। चलो M1 तो हमारे पास अवेलेबल है भी, तो बाय डेप्रिसिएशन एक तो हमें लगाना है M1 पे। तो M1 का तो पता है कि अब 90,000 है एंड 20% लगाना है और मंथ्स नहीं देखना है क्योंकि हम पहली बार ही मंथ्स देखते हैं। तो M1 का तो ऐसे आ गया हमारा 18,000। अब M2 हमारे पास आ चुका है, हमने देखा है कि M2 को हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2016 को, तो ये 31 मार्च से पहले, तो पहले हम यहाँ पे उसको खरीदने की एंट्री कर लेंगे 1 अक्टूबर 2016 को 2 बैंक करके ये हमारा M2 हमने खरीद लिया। M2 आ गया हमारा 40,000 का। तो फिर यदि 1 अक्टूबर को हमने खरीद लिया 2016 में M2 और 31 मार्च को अपना रूटीन वर्क करना है जो डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फिर हम इसमें भी लगाएंगे। इस पे लगाएंगे तो वही हमारा इस तरह से लगाना पड़ेगा कि 40,000 इंटू में 10/100, और क्योंकि उस पर पहली बार लगा रहे हैं तो मंथ्स भी देखना पड़ेगा। अक्टूबर में खरीदा है, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, तो इंटू 6/12। तो इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा 40,000 का, सॉरी 20% है, तो 40,000 का 20% होता है 8,000। 8,000 का हाफ ही आ गया हमारा 4,000। तो M1 का डेप्रिसिएशन हो गया 18 और M2 का हो गया 4, दोनों मिला के डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 22,000। अब जैसे ये किया तो हमें इस डेट पे तो एक और काम करना होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए इधर का टोटल कर लेते हैं पहले। इधर का टोटल हमारा हो गया 1,18,000, इधर का भी टोटल हो गया हमारा 1,18,000। बड़े टोटल को ही लिखते हैं ना दोनों साइड, 1,18,000 एंड 1,18,000 में से माइनस करेंगे हम 22,000। इस 22 को हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कि बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें से पहले 20 माइनस करो तो ये 98 में से और 2 माइनस करो तो 96,000, ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन। इसका जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है इसको वापस हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया 96,000। चाहो तो इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम यहाँ इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं कि M1 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू कितनी है, बट यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो मैंने एक साथ ही लिख दिया। समझ जाओ कि बैलेंस कैरी डाउन निकालने का जो लेजर में हम बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं वैसे निकालते हैं कि दोनों साइड का टोटल किया, जो बड़ा टोटल है 118 को दोनों साइड ब्लॉक में लिखना है, फिर बड़े वाले टोटल 118 में से छोटे वाले टोटल 22 को माइनस करना है, फिर कैरी डाउन आ गया। जैसे कैरी डाउन आ जाता है तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डेट को हमें ब्रॉट डाउन भी करना होता है, तो हमारा आ गया यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 और हमने यहाँ पे कर दिया 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 96,000। अब ये है कि इनको जो हमने कैरी डाउन को भी इंडिविजुअली लिखना है, तो ये इंडिविजुअली लिखना अभी तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम WDV मेथड में आएंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हमें करना है हम डेप्रिसिएशन में, तो हम बैलेंस कैरी डाउन भी सेपरेट अलग अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा हमारा रूटीन वर्क क्या है, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाना। बट अब इस बार क्या है ना कि 31 मार्च 2018 आने से पहले बीच में आ गया हमारा बेचने का डेट जो है 30 जून 2017। जैसे ही बेचने का डेट आए तो सावधान हो जाना और बाकी सारे एसेट्स को भूल जाना है और बस उस एसेट्स पे फोकस करना है जिसको हमें बेचना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 30 जून 2017 को हमने बेचा है उस एसेट्स को जो परचेज किया था, फर्स्ट एसेट जो हमने परचेज किया था 2015 में। तो ये हमारा सबसे पहला एसेट्स है, मतलब हमें जो इस एसेट्स को बेचना है वो एसेट्स हमारा है ये, इसको हमें करना है सोल्ड, इसको हमें सोल्ड करना है। तो अभी हम सारे एसेट्स को भूल के सिर्फ इस पे ध्यान देंगे और बेचने वाले एसेट्स पे हमें अपने रूटीन वर्क के अगेंस्ट जाके उस डेट पे डेप्रिसिएशन लगाना होता है जिस डेट पे हम उसको बेच रहे हैं। वैसे मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन हर बार सिर्फ 31 मार्च को ही लगेगा, लेकिन यदि कोई एसेट्स बिक रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन उस डेट को भी लगेगा जिस डेट पे हम बेच रहे हैं। तो ठीक है, तो बेचने का डेट है हमारा 30 जून 2017। सबसे पहले हमें इसको बेचना है, तो इस बिकने वाले पे सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। याद रखना है हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है
ये हमारा स्टेप है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये हमारा हो गया स्टेप 1। कभी भी बेचना हो तो पहले 3 स्टेप फॉलो करो, फिर अपने रूटीन वर्क पे आ जाओ। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप है डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इसको बेच रहे हैं तो इस पे लगाएंगे, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 90,000 एंड इंटू में हो गया हमारा 20/100। इंटू में हम देखते हैं कि इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 30 जून को लगाना है, और लास्ट हमने कब लगाया था, तो 30 जून को हम लगाना है, और लास्ट हमने अभी 31 मार्च को ही लगाया था सब पे। तो फिर यहां से यहां तक कितने मंथ्स होते हैं वो देखना है, तो अप्रैल मई जून, ओनली 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है, इंटू 3/12 करेंगे। तो हमारा 90,000 का 20% हो गया 18,000, एंड 18,000 का 1/4, ये हमारा हो गया 4500। तो पहला स्टेप हमारा हो गया ये 4500। अभी हमने सिर्फ 3 स्टेप बेचने वाले एसेट्स पे लगाना है, बाकी एसेट्स के बारे में भी कुछ नहीं करना, जो M2 है उसके बारे में कुछ नहीं करना है हमें। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, इसी डेट पे, तीनों स्टेप सेम डेट पे करना है, इसी डेट पे हमें करना है बाय बैंक। और ये बाय बैंक के लिए क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि हमने इस एसेट्स को कितने में बेचा है। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने इसको 30 जून को बेचा है 58,000 में, तो यहाँ पे आएगा हमारा 58,000। 2 स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, थोड़ा सा वर्किंग नोट करके हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है कि हमें बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारी एसेट जो है जिसको हम बेच रहे हैं, इसका कॉस्ट कितना था, इसका कॉस्ट था 90,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम इसका टोटल डेप्रिसिएशन, सिर्फ इसका टोटल डेप्रिसिएशन, तो M1 का, ये भी तो M1 का ही है, तो M1 का टोटल डेप्रिसिएशन, एक तो M1 पे यहां लगा था, ये था M1 का 12,000, एक बार M1 पे यहां लगा था 18,000, कितने हो गए 30, और एक बार M1 पे लगा है ये 4500, तो 34,500 इसका डेप्रिसिएशन हो गया 34,500। तो ये करने के बाद, सारे डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची है 60, और 60 तो ये हमारा हो गया 55,500। मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू 55,500 हो चुकी है। यदि हम इससे कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और इससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमने इसको बेच दिया 58,000 में, तो इसको यदि हमने 58,000 में बेच दिया, कोई 55,500 की चीज को हम बेचना है 58 में, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 58,000 में हमने बेच दिया, बट हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी थी 55,500। तो ये हमारा 55 एंड ये हमारा हो गया ये हमारा आ गया 2500। ये 2500 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो जब भी बेचने के टाइम प्रॉफिट आए लॉस आए, हमारा स्टेप 3 है, लॉस को इधर लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, और प्रॉफिट को यहाँ पे लिखना है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो डेट डालो, डेट सब में सेम चल रहा है 30 जून 2017। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। ये हमारा स्टेप 2 था, और यहाँ पे हमें कर देना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हो गया 2500। ये यदि हमारा प्रॉफिट लॉस आया होता तो हम यहाँ बाय प्रॉफिट लॉस कर देते। जैसे 3 स्टेप हो गया, अब हमारा फोकस यहाँ से हट के बाकी नॉर्मल क्वेश्चन पे आ गया। और नॉर्मल क्वेश्चन मतलब अब अपने हम रूटीन वर्क पे आ जाएंगे। हमारा रूटीन वर्क क्या है कि भाई अब 31 मार्च को आओ, जो अगला 31 मार्च है, अगला 31 मार्च है 2018, और अपने रूटीन वर्क करो। रूटीन वर्क है कि डेप्रिसिएशन लगाना है और कैरी डाउन करना है। तब जैसे हम 31 मार्च 2018 को आएंगे तो देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा मशीन अवेलेबल है। M1 तो बिक गया, हमारे पास M2 अवेलेबल है, और M3 भी आ गया था 30 जून को। तो इसका मतलब इस डेट को तो M3 भी अवेलेबल है। तो पहले हम 30 जून, इसी डेट को 30 जून 2017 को हम पहले टू बैंक करके M3 कर देते हैं। और जो M3 हमने खरीदा है वो हमने खरीदा है 1,00,000, 1,00,000 ऊपर, 1,10,000 नीचे, 1,00,000 लिख दिया। तो हम चलो 1,00,000 ही मान लेते हैं कि हमने 1,00,000 का ही खरीदा है। क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, हमने इसको 1,00,000 का खरीदा है M3 को। नीचे दे देखते थे M3 हमने 1,00,000 का खरीदा है, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब M1 पे तो लगाएंगे नहीं, तो हम लगाएंगे M2 पे। तो M2 पे तो हमें मंथ्स देखना नहीं है, तो सीधा 40,000 का 20% लगा दो। 40,000 का 20% 8,000 हो गया इसका डेप्रिसिएशन। और M3 क्योंकि हमने अभी खरीदा है, तो M3 पे तो हमें मंथ्स देखना पड़ेगा। तो ठीक है, 1,00,000 इंटू 10/100,
और इसको हमने जून में खरीदा है 30 जून को, तो जून काउंट नहीं करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हमारा हो गया इंटू 9/12। 9/12 मतलब 3/4, तो ये 20,000, ठीक है। तो इसका 20,000 हो गया हमारा, 20,000 20% हो गया 20,000, 20,000 का करेंगे 3/4, तो 20,000 का 3/4 हो गया हमारा 15,000, तो इसका हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 15,000, और इसका आ गया 8। इसका पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 15,000, बट इन दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के 15 और 8 हमारा हो गया 23,000, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद हमें बैलेंस कैरी डाउन करना है। बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे। इधर का टोटल हमारा है 196 एंड ये टू करके 198,500। इधर का है ऑब्वियसली, इधर का टोटल बड़ा है तो यहाँ भी यही बड़ा लिख लेंगे हम 198,500, और फिर ये टोटल में से ये तीनों माइनस कर देंगे और हमारा यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरेड आउट। ये क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, एक बेचने वाला क्वेश्चन नॉर्मल सा। इसमें आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपको मशीनरी का थोड़ा पार्ट बेचना होगा या एक से ज्यादा बेचना होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। फिर मेथड भी चेंज होगा, WT मेथड। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, स्ट्रेट लाइन में एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके अंदर जो अच्छा कंसेप्ट माना जाता है वो वाला कि एसेट्स बेचना, तो मैंने कर दिया।